हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानोत्री क्लासेस के यूट्यूब सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज में। देखिए, इस सीरीज में हम डिस्कस करते हैं यूजीसी नेट के पेपर 1 के क्वेश्चंस। और यहाँ पर हमारा टारगेट है आपका यूजीसी नेट का पेपर 1। और इसमें मेरा टारगेट है कि मैं एटलीस्ट जो है आपको एबल बना पाऊँ 40+ क्वेश्चन सही करने में आउट ऑफ द 50 क्वेश्चन ऑफ पेपर 1। तो अभ्यास सीरीज से डेली जुड़िए। डेली हमारा ये सेशन 12:15 बजे दोपहर में इसी चैनल पर यानी ज्ञानस्थली के यूट्यूब चैनल पर आता है। तो यहाँ डेली जुड़ा करिए, बेहतरीन सेशंस होते हैं। और आज का ये 16 नवंबर का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का ये जो सेशन है ना, ये फास्ट ट्रैक सेशन होने वाला है, यानी जल्दी जल्दी हम करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगाने वाले हैं। तो बीच बीच में ऐसे सेशंस में मैं आप लोगों के लिए लाता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और जल्दी जल्दी हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हो सकता है कि बहुत कम समय में ये हमारा सेशन कंप्लीट हो जाए। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। एक और चीज बता दूं कि वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी के अभी। और साथ ही साथ हर क्वेश्चन के बाद आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जाना है और आपको क्या लग रहा है उसका सही उत्तर क्या होगा नीचे बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक अनुसंधान की विशेषता नहीं है, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। पहला है व्यक्तिपरक व्याख्या या सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, दूसरा एम्फेसिस ऑन कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ पर जोर, तीसरा ऑप्शन है न्यूमेरिकल डेटा एनालिसिस या संख्यात्मक डेटा विश्लेषण, और चौथा ऑप्शन है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन या प्रतिभागी अवलोकन। कौन सा इसका सही उत्तर होगा? क्वेश्चन नंबर 1 लिख के और नीचे जाइए कॉमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, अगर हम बात करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च की तो यहाँ पर नंबर्स नहीं आने चाहिए, यहाँ पर गुण यानी कि यहाँ पर क्वालिटीज़ के बारे में हम बात करते हैं। और हमेशा जो है याद रखिएगा कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिविटी की तरफ देखता है, यानी कि जो भी रिजल्ट आएगा वो ज़्यादा लोगों के ऊपर लागू हो सके। लेकिन ये किसके ऊपर काम करता है? तो ये काम करता है आपका जो क्वालिटेटिव रिसर्च है, ये काम करता है किस चीज़ पे? तो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन पे। तो ये जो है क्वालिटेटिव रिसर्च का एक कैरेक्टरिस्टिक है और ये पूछ रहा नहीं है, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि नहीं पूछ रहा है। कॉन्टेक्स्ट के ऊपर एम्फेसिस, तो देखिए हमेशा याद रखिएगा कॉन्टेक्स्ट ज़रूरी है क्वालिटेटिव रिसर्च में। और बिना संदर्भ के क्वालिटेटिव रिसर्च हो ही नहीं सकता है। नंबर्स में आप संदर्भ नहीं खोजते हैं। डेटा अगर मैं कुछ दे दूं कि हाँ ये कंपनी प्रॉफिट में जा रही है तो बस आपको उतना ही पता चलेगा, लेकिन उसका संदर्भ नहीं पता चलेगा कि क्यों प्रॉफिट में जा रही है। तो ये जो है एक कैरेक्टरिस्टिक है क्वालिटेटिव रिसर्च का, ये भी नहीं होगा। न्यूमेरिकल डेटा एनालिसिस हमेशा याद रखिए नंबर्स का बात आएगा तो वो क्वांटिटेटिव हो जाएगा ना कि क्वालिटेटिव, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो होता है ना, ये कॉमनली क्वालिटेटिव रिसर्च में ही यूज़ होता है ताकि हम इनसाइट्स और पार्टिसिपेंट्स के लाइफ में हम उनके बारे में जान सकें। तो ये भी नहीं होगा, इसका सही उत्तर सी ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अब बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा, आपको क्या लग रहा है? विच लेवल ऑफ टीचिंग एम्फेसाइजेस क्रिटिकल एंड रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। कौन सा शिक्षण स्तर आलोचनात्मक और चिंतनशील सोच पर जोर देता है? हमने अभी-अभी पढ़ा भी है, जैसे मैंने आपको वन शॉट भी कराया है तो उसमें भी बताया मैंने आपको। एक होता है मेमोरी लेवल, एक होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, एक होता है रिफ्लेक्टिव लेवल और एक होता है एप्लीकेशन लेवल। तो बताइए इसमें से कौन-सा होगा? हम बात करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, हम बात करते हैं रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, तो कौन-सा आपको सही लग रहा है? देखिए, मेमोरी लेवल जो है ना ये सबसे निचला स्तर होता है, याद रखिएगा। और इसमें रटने के ऊपर, रूट मेमोराइज़ेशन के ऊपर फ़ोकस होता है, फैक्चुअल रिकॉल के ऊपर फ़ोकस होता है ना, रिकॉलिंग किसी चीज़ को आप याद कर रहे हो, तो उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। डीप थिंकिंग नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल में हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर हम रिलेशनशिप देखते हैं कि क्या रिलेशनशिप है। और यहाँ पर हम समझने के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं कि समझ का विकास हो, है ना? दो चीज़ों के बीच के संबंध को स्थापित करने की कोशिश करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। एप्लीकेशन लेवल में क्या होता है, यहाँ पर आप जो है अप्लाई करोगे जो भी नॉलेज आपको मिला उसको रियल लाइफ में, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि क्रिटिकल और रिफ्लेक्टिव थिंकिंग जो है वो रिफ्लेक्टिव लेवल में आता है। और ये सबसे उच्च वाला स्तर है, यानी कि यहाँ पर अगर 3 स्तर बनाऊँ, पहला हो गया मेमोरी, दूसरा हो गया अंडरस्टैंडिंग और तीसरा हो गया रिफ्लेक्टिव। तो सबसे ऊँचा स्तर जो होता है, सबसे हाईएस्ट लेवल जो होता है वो रिफ्लेक्टिव लेवल, इसको हम हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल भी कहते हैं। और रिफ्लेक्टिव लेवल जो होता है ना, इसको हंट ने प्रपोज़ किया था, याद रखिएगा। हंट नाम रखिएगा याद। और वही मेमोरी लेवल के लिए हर्बर्ट है ना? हर्बर्ट। तो ये याद रखिएगा हंट ने दिया था। और एनकरेज करता है स्टूडेंट को कि वो एनालाइज़ करे, क्वेश्चन करे, रिफ्लेक्ट करे डीपली कोई भी कॉन्सेप्ट पे, है ना? तो रिफ्लेक्शन के ऊपर ध्यान देते हैं। और इसमें जो है हम क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंडिपेंडेंट लर्निंग के बारे में बात करते हैं, जिससे कि आप इन्फॉर्मेशन को इवैल्यूएट कर सकें, जजमेंट दे सकें और कहीं न कहीं जो है नॉलेज को रियल लाइफ सिचुएशन से करेक्ट करने के बारे में देखें आगे, जो कि एप्लीकेशन लेवल पे आप करोगे। तो रिफ्लेक्टिव लेवल, ये 3 ही लेवल मेनली याद करना है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव। तो आई होप कि इसका सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में दिया होगा आपने। और आज आप देख रहे होंगे कि काफ़ी फास्ट ट्रैक सेशन ये होने वाला है, ठीक है? तो अगर हमारा ये एफर्ट आपको अच्छा लग रहा है, काइंडली वीडियो को लाइक करिए, आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं जाएगा और बहुत अच्छे से ये सारे क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर लोगे। व्हिच प्रोटोकॉल इज़ प्राइमरली यूज्ड
यूज्ड फॉर सिक्योरिंग ऑनलाइन कम्युनिकेशन थ्रू एन्क्रिप्शन। बताइए कौन सा प्रोटोकॉल मुख्य रूप से एन्क्रिप्शन के माध्यम से ऑनलाइन संचार को सुरक्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है। बहुत आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 लिख के नीचे कमेंट सेक्शन में तुरंत जाके मेंशन करिए, एक बार में आना चाहिए, ये कम से कम 20 बार मैं करा चुका हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिक्योरिंग ऑनलाइन कम्युनिकेशन। अगर ये सिक्योर के बारे में नहीं बात करता, एनक्रिप्शन के बारे में नहीं बात करता, यहाँ पर देखिए तो ये हो जाता है HTTP, लेकिन अभी ये सिक्योर के बारे में बात कर रहा है तो HTTP होगा। SMTP ये मेल के लिए होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ईमेल्स को सेंड करने के लिए होता है, और FTP फाइल ट्रांसफर के लिए होता है। तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न पर। इनइफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन द प्राइमरी गोल ऑफ फीडबैक इज। बताइए प्रभावी कक्षा संचार में फीडबैक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। फीडबैक आप कक्षा में जो है क्यों लेते हैं बच्चों से, है ना। पहला है शिक्षक के ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है कि जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके लर्निंग आउटकम या सीखने के परिणाम में सुधार करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है उनके बिहेवियर को, उनके व्यवहार को आकलन करने के लिए स्टूडेंट्स के। और चौथा ऑप्शन है शिक्षण में प्रयुक्त दृश्य साधनों को, यानी विजुअल एड्स को यूज जो भी हुआ है टीचिंग में, उसको एनहांस करने के लिए। बताइए किस लिए हम फीडबैक लेते हैं। आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 लिख के नीचे जाइए, कमेंट सेक्शन में तुरंत मेंशन करिए। और ये सेशन मुझे लग रहा है 12 से 14 मिनट के अंदर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो बहुत अच्छे सेशंस ये भी होते हैं, फास्ट ट्रैक, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना आप सीखते हैं इसमें, है ना। तो देखिए अगर मैं बात करूँ इन सभी ऑप्शंस के बारे में, ये भी नहीं है कि मैं ऑप्शंस आपको जो है बता नहीं रहा हूँ, सब चीज़ समझाते हुए चल रहा हूँ, ठीक। तो अगर आप बात करोगे टीचर के नॉलेज को इवैल्यूएट करने के बारे में, तो ये जो है ना फीडबैक इसके लिए नहीं होता है। इसका फोकस स्टूडेंट के अंडरस्टैंडिंग और ग्रोथ को बेटर करना है, स्टूडेंट की समझ का विकास करना होता है। तो ये नहीं होगा। स्टूडेंट के लर्निंग आउटकम को बेटर करना ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छात्र के सीखने के परिणाम में सुधार करना। फीडबैक जो है ना क्लासरूम सेटिंग में आप लेते हो स्टूडेंट लर्निंग एनहेंस करने के लिए, आपको कंस्ट्रक्टिव इंसाइट देता है। आपको क्या देता है ये? एक बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव इंसाइट, एक आपके सामने जो है पूरा का पूरा ब्यौरा दे देगा कि बच्चे क्या जानते हैं, उनके क्या-क्या मजबूत पक्ष हैं, स्ट्रेंथ क्या है और क्या उनके वीकनेसेस हैं, और इसके ऊपर आप काम करके और अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो अपना लेसन। स्टूडेंट के बिहेवियर का आकलन करना, फीडबैक जो है ना, वो कहीं न कहीं असेस करना चाहते हो स्टूडेंट का बिहेवियर, उसके लिए हो सकता है, लेकिन प्राइमरीली एम इसका जो है ना लर्निंग आउटकम को ही बेहतर करना होता है, तो ये नहीं होगा। और विजुअल एड्स का तो बात यहाँ पे होगा ही नहीं, ठीक है? तो ये भी नहीं होगा। टीचिंग एड्स को बेटर करने के लिए हो सकता है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ विजुअल एड के बारे में यहाँ बात हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर बी ऑप्शन हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने 5वें प्रश्न की तरफ। देखिए, हम आधे वीडियो को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर हमारा ये एफर्ट आपको अच्छा लग रहा है, काइंडली वीडियो को अभी का अभी लाइक कर दीजिए, और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा कि कैसा लग रहा है ये आपका सेशन। जब भी मैं आपका फीडबैक पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन व्हिच ईयर? इंपॉर्टेंट प्रश्न है देखिए, और इस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इन सेशन में लाए जाते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन 2014, फिर 2015, 2016, 2017, यानी 2014, 2015, 2016 एंड 2017। बताइए कौन से ईयर में NIRF आया था, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क? कौन सा इसका सही उत्तर होगा? देखिए नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क के बारे में जान लेते हैं। तो लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा, है ना। पहले इसको जो है MHRD बोला जाता था, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और अभी आप बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में कि कौन अभी एजुकेशन मिनिस्टर है करंट में, है ना। तो ये प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क इंस्टीट्यूशन को रैंक करने के लिए। हायर एजुकेशन के जितने भी यहाँ पर संस्थान हैं उनको ये रैंकिंग देता है, और अलग-अलग पैरामीटर्स है, जैसे वहाँ टीचिंग कैसी हो रही है, लर्निंग कैसा हो रहा है, कैसे वहाँ संसाधन उपलब्ध हैं, रिसोर्सेज, फिर जो ग्रेजुएशन के बाद बच्चे प्लेसमेंट कितना हो रहा है, रिसर्च में कितना आगे हैं, और ये सभी का काम क्या है? तो एक तो ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, और साथ ही साथ जो गुणवत्ता है, गुणवत्ता भरी शिक्षा को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए, और एक क्या कहते हैं हम उसको कि हेल्दी कंपटीशन को कहीं न कहीं फॉस्टर करने के लिए, है ना? कि ताकि आपस में सभी इंस्टीट्यूट एक हेल्दी कंपटीशन में एक-दूसरे से आगे निकलने के लिए ही सही, लेकिन अपनी क्वालिटी को बेटर बनाएँ। तो ये इंडियन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के लिए होता है, और ये 2016 में लाया गया था, याद रखिएगा। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 2016। ओके। अब देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन ग्रीन हाउस इफेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान देती है? तो देखिए, एक होता है लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर, और एक होता है जिसका कि कार्बन रेटिंग जिसे हम कहते हैं, या फिर जिसको हम कहते हैं कि अ, न- कितना ज़्यादा प्रभाव है, मतलब भले ही वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ना हो, लेकिन द मतलब कितने टाइम्स जो है वो ट्रैप कर पाता है हीट को। तो ये अलग चीज़ होती है। जब हम हीट ट्रैप वाला बात करते हैं, तो वो भी आपने वो क्वेश्चन देखा होगा। तो हीट ट्रैपिंग वाली चीज़ अलग होती है, और लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर वाला चीज़ अलग है। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है मीथेन, तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, और चौथा है ओजोन। बताइए कौन सा इसका सही उत्तर होगा? क्वेश्चन नंबर 6 लिख के नीचे कमेंट सेक्शन में जाके लिख दीजिए।
देखिए, जब हम लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर के बारे में बताते हैं तो हम पोटेंसी नहीं बताते हैं, है ना? पोटेंट अलग चीज़ है और कंट्रीब्यूशन अलग चीज़ है। पोटेंसी में बहुत सारे अलग-अलग गैसेज़ हैं, लेकिन लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन जो होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 हम इसको कहते हैं, CO2, ठीक है? अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड मेन कंट्रीब्यूटर है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए और ये प्राइमरली ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो मानव द्वारा किए गए एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ जिसे हम कहते हैं, मानव जनित जितने भी कार्य हैं उससे ये होता है। जैसे हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं, जीवाश्म ईंधन को हम जलाते हैं उससे, फिर पेड़ों को काटते हैं तो कार्बन जो है अवशोषित कम होता है। इंडस्ट्रीज़ हमने सेट कर रखा है उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो ये लॉन्ग एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम इसका होता है और अगर हम बात करें लाइफ टाइम के बारे में तो इससे भी ज़्यादा लाइफ वाले हैं ऐसे गैसेस, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल गैस है अगर हम इसके कंट्रीब्यूशन ग्लोबल वार्मिंग में और क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करें तो मीथेन। मीथेन भी पोटेंट है लेकिन इसका जो एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम है वो कम होता है, तो इसलिए ये नहीं होगा। नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी बहुत बड़ा पॉल्यूटेंट है, लेकिन CO2 से कम अबंडेंट है, मतलब कम ज़्यादा, मतलब CO2 से जो है ना कम है ये इसका पॉल्यूशन लेवल जो है। और ओजोन जो है ना एक माइनर रोल प्ले करता है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में, सरफेस लेवल ओजोन, और इसलिए ये भी इसका सही उत्तर नहीं होगा, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। 7वें प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा इंडियन लॉजिक का ये क्वेश्चन है, विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रमाण। बताइए, अभी हमने जो है अपने जो हमारे क्लासेस चल रहे हैं स्ट्रक्चर्ड क्लासेस, उसमें हमने इंडियन लॉजिक स्टार्ट किया और उसमें मैंने आपको प्रमाण के अलग अलग टाइप्स बताए हैं, है ना? प्रमाण क्या होता है? मीन्स ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान प्राप्ति का एक साधन होता है प्रमाण। और बताइए इनमें से कौन सा कह रहा है कि एक नहीं है प्रमाण का टाइप? पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, तीसरा है उत्पत्ति और चौथा है शब्द। बताइए इनमें से कौन सा एक नहीं है? देखिए, जो भी आपको लग रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन कर दीजिए। देखिए, अगर हम प्रत्यक्ष के बारे में बात करें तो प्रत्यक्ष को हम इंग्लिश में परसेप्शन कहते हैं। तो जब भी आप अपने सेंस ऑर्गन्स से कोई चीज़, कोई नॉलेज जो है वो गेन करते हो उसको हम प्रत्यक्ष या परसेप्शन कहते हैं। अपने पाँचों इंद्रियों का उपयोग करके आप कुछ टेस्ट करते हो, कुछ देखते हो, सुनते हो, उसको सूंघते हो, तो वो सभी जो है ना ये प्रत्यक्ष के माध्यम से आप नॉलेज गेन कर रहे हो। तो ये तो होता है, तो ये नहीं होगा इसका क्योंकि नॉट पूछा है। अनुमान, अनुमान मतलब होता है इन्फरेंस, मतलब अगर आपने कुछ अंदाज़ा लगाया कोई कोई ऐसी घटनाओं को देख के, कोई ऐसा क्यू आपको मिला, है ना? कोई ऐसी जो है आपको क्यू मिला, जैसे कि बादल आपने देखा और अंदाज़ा लगाया कि हो सकता है 1 घंटे में बारिश हो जाए। पानी देखा रोड पे आपने और आपने अंदाज़ा लगाया कि ज़रूर रात में बारिश हुई होगी तो ये पानी। आपने धुआँ देखा बहुत दूर कहीं धुआँ उठ रहा है तो आपने बोला कि ज़रूर वहाँ आग लगी होगी तभी धुआँ उठ रहा है। तो ये सभी अनुमान है और इससे भी नॉलेज गेन होता है और ये इंडियन लॉजिक में इसके बारे में बात हुआ है तो ये भी नहीं होगा क्योंकि नॉट पूछ रहा है। उत्पत्ति, देखिए यही इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि नहीं है कोई टाइप। तो उत्पत्ति कोई ऐसा टाइप नहीं होता, ये ओरिजिन या क्रिएशन इसका मतलब होता है उत्पत्ति का, ऐसा कुछ टाइप नहीं होता है। प्राइमरी अगर हम देखें तो प्रमाण के जो भारतीय दर्शन है, इंडियन लॉजिक, ये भारतीय तर्कशास्त्र है, इसमें सबसे पहला हो गया आपके पास प्रत्यक्ष, दूसरा हो गया अनुमान, तीसरा हो गया उपमान, चौथा हो गया शब्द, फिर आता है आपके पास अर्थपति और फिर आता है अनुपलब्धि। तो इसको हिंदी में अगर हम देखें, इंग्लिश में अगर हम देखें तो इसे कहते हैं परसेप्शन, अनुमान को इन्फरेंस कहते हैं और वैसे ही उपमान हो गया कंपैरिजन, ये हो गया वर्बल टेस्टिमनी और ऐसे करके ये सारे होते हैं। तो उत्पत्ति इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि उत्पत्ति जो है ऐसा कोई प्रमाण होता नहीं है। शब्द जो है वर्बल टेस्टिमनी होता है, यानी एक ऐसा प्रमाण जो कि किसी वैदिक टेक्स्ट या कोई सर्टिफाइड टेक्स्ट है या कोई सर्टिफाइड पर्सन है उनके द्वारा कोई नॉलेज दिया जा रहा है तो उसको हम कहते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 8वां प्रश्न, आपको क्या लग रहा है इसका सही उत्तर क्या होगा? नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक, which method involves dividing the population into homogeneous subgroups and then drawing samples from each subgroup? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि नमूना तकनीकों के संदर्भ में कौन सी विधि जनसंख्या को समरूप उपसमूहों में विभाजित करती है और फिर प्रत्येक उपसमूह से नमूने लेती है? पहला है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यानी सरल यादृच्छिक नमूना, दूसरा है क्लस्टर सैम्पलिंग, तीसरा है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और चौथा है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। बताइए कौन सा इसका सही उत्तर होगा? देखिए, अगर हम बात करें इसके सही उत्तर की, तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, ये मेथड जो है ना इसमें रैंडम सिलेक्शन करते हैं, कोई भी डिवाइड नहीं करते हैं पॉपुलेशन को, बस आप जाते हैं और सेलेक्ट कर लेते हैं। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या करते हैं, आप पॉपुलेशन को डिवाइड तो करते हैं लेकिन क्लस्टर्स में, ठीक है? और ये ज़रूरी नहीं है कि हर ग्रुप से आप जो है ना कोई ना कोई चुने ही, तो ये भी नहीं होगा। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में आप स्ट्रेटा में डिवाइड करते हैं, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो है ना कई सारे आप ग्रुप्स बनाते हैं जिससे सब ग्रुप्स होमोजीनस सब ग्रुप, मतलब होमोजीनस मतलब एक तरीके का ग्रुप होगा और उसमें आप अलग-अलग कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे, अलग-अलग विशेषताओं के बेसिस पे, जैसे एज के बेसिस पे एक ग्रुप बना दिया, इनकम के बेसिस पे एक ग्रुप बना दिया और आप हर ग्रुप से एक-एक जो है चुनाव करेंगे, तो इससे रैंडम सैंपल भी हो जाता है और हर स्ट्रेटा वहाँ पर रिप्रेजेंट भी हो जाता है, तो एक आइडियल हो जाता है रिसर्चर के लिए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल अगर वो चाहते हैं किसी भी स्पेसिफिक वेरिएबल कोई भी पॉपुलेशन में। तो सिस्टमैटिक सैंपलिंग, तो ये हर nth पर्सन को
आप चुन रहे हो। मान लीजिए 100 लोग हैं तो उसमें से आपने पहले ही एक सिस्टम बना दिया कि हाँ, हर 10वें पर्सन को चुनेंगे, तो ये हो गया सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। तो इसका सही उत्तर सी ऑप्शन हो जाएगा, स्तरीकृत नमूना, है ना? इसी में आप सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और फिर सैंपल ड्रॉ करते हैं हर सब ग्रुप से। अब हम आ गए हैं अपने 9वें प्रश्न पर। वीडियो यहाँ तक अगर आपने देखा है तो आप जो है बहुत सीरियस लर्नर हैं और डेली देखा करिए। आपको मैं एनकरेज करता हूँ कि डेली इन वीडियोज़ को देखा करिए। देखिए कितने कम समय में हमने कितने सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर रिवाइज़ कर लिए। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग अदर्स इज़ रेफर्ड टू एज़, बताइए दूसरों का अवलोकन करके सीखने की प्रक्रिया को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? पहला ऑप्शन है एक्सपीरियंशियल लर्निंग या अनुभवात्मक शिक्षा, दूसरा ऑप्शन है सोशल लर्निंग या सामाजिक शिक्षा, तीसरा ऑप्शन है कॉग्निटिव लर्निंग या संज्ञानात्मक शिक्षा और चौथा ऑप्शन है रिफ्लेक्टिव लर्निंग या चिंतनशील शिक्षा। कौन-सा इसका सही उत्तर होगा? बताइए। अगर आप लर्निंग कर रहे हैं दूसरों को ऑब्ज़र्व करके तो क्या होगा इसका सही उत्तर? देखिए पहला हो गया, अगर इसका सही उत्तर सबसे पहले तो आप लिख दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में बात करें तो ये फ़ोकस करता है एक्सपीरियंस के ऊपर। आप खुद से एक्सपीरियंस करेंगे, दूसरों को ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे, आप अपने अनुभव से सीखेंगे, तो ये नहीं होगा। कॉग्निटिव लर्निंग में क्या करोगे आप? यहाँ पर आप जो है ना मेंटल प्रोसेस के ऊपर फ़ोकस करते हो, है ना? तो ये भी नहीं होगा, यहाँ ऑब्ज़र्व नहीं करते हो बल्कि आप खुद से इन्वॉल्व होते हो। रिफ्लेक्टिव लर्निंग में क्या होगा? आप जो है ना पर्सनल रिफ्लेक्शन करते हो, एक्सपीरियंस अपने क मान लीजिए आप पहाड़ों में घूमने गए और फिर आप वहाँ से घूम के आए हो तो आपने सोचा कि यार क्या-क्या मैंने घूमा, क्या-क्या देखा, क्या-क्या सीखा मैंने वहाँ से। तो ये आपके रिफ्लेक्टिव लर्निंग भी एक अनुभवात्मक शिक्षण, अनुभवात्मक जो है अधिगम के आधार पर ही होता है। लेकिन सोशल लर्निंग इसका सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक शिक्षा। क्यों इसका सामाजिक शिक्षा सही उत्तर होगा? देखिए, अगर आप दूसरों को ऑब्ज़र्व करके सीख रहे हैं, तो ये सोशल लर्निंग थ्योरी में जैसे कि कौन किसने दिया था? एल्बर्ट बंडूरा इनका नाम था। BANDURA, एल्बर्ट बंडूरा, और इन्होंने दिया था आपका सोशल लर्निंग थ्योरी। और इन्होंने बताया था कि आप जो है ना दूसरों के बिहेवियर, दूसरों के एटीट्यूड को ऑब्जर्व करके, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करके लर्निंग करते हैं। और ये लर्निंग जो है ना, इसे हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहते हैं। इसमें इमिटेशन और मॉडलिंग आता है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया हो। अब हम बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव वाज इंट्रोड्यूस्ड टू एनहांस द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ इंडियन यूथ? निम्नलिखित में से कौन सी पहल भारतीय युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी? रोजगार क्षमता के बारे में बात कर रहा है। स्किल इंडिया मिशन, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और क्लीन इंडिया मिशन का कौन सा सही उत्तर होगा? बहुत ही डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। देखिए, अगर इसके सही उत्तर के बारे में बात करें, रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए जो लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, वो है स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन को जो है ना एम इसका था 40 करोड़ लोगों को स्किल्स सिखाना 2022 तक, है ना? और इसको इंडियन गवर्नमेंट ने ही लॉन्च किया था और एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाने के लिए, है ना? यानी कहीं न कहीं आप एम्प्लॉयबिलिटी, रोज़गार देने के लिए, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने के लिए, वोकेशनल ट्रेनिंग देने के लिए, स्किल गैप को ब्रिज करने के लिए और इंडस्ट्री रेलेवेंट ट्रेनिंग देने के लिए इसको लाया गया था। मेक इन इंडिया आप मालूम ही है कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए है। अलग-अलग विदेश से भी कंपनीज़ आ रही हैं, सैमसंग और एप्पल जैसी कंपनी यहाँ पर अपने फैक्ट्रीज़ सेट कर रहे हैं। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया में हम प्रमोट करते हैं डिजिटल एक्सेस और सर्विस, जो कि हम डिजिटली प्रोवाइड कर सकें, तो ये भी नहीं होगा। और क्लीन इंडिया मिशन में हमारा क्लीनलीनेस और सैनिटेशन के ऊपर ध्यान होता है, एम्प्लॉयबिलिटी पे नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर ए होगा। तो आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया हो। यहाँ पर ये सारे ही इसके आंसर की प्रोवाइड कर दिया है मैंने। और एक बहुत ही शॉर्ट बट बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल सेशन था इस वीडियो में, यहीं तक। और काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले सेशन के साथ। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।